हेलो फ्यूचर सोल्जर्स। आज हम बात करेंगे ओरिजिनल पेपर इंडियन आर्मी एआरओ लैंसडॉन का, जो आपका बहुत ही हार्ड पेपर आया गया था और इसमें काफ़ी मिस्टेक भी थी। मिस्टेक ये थी कि हिंदी में क्वेश्चन अलग था और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग था। तो देखो, इससे वहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर स्टूडेंट के काफ़ी क्वेश्चन इस कारण से गलत हुए। लगभग 3-4 क्वेश्चन इस सेट में गलत है, मैं आपको आगे बता दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान जो है वो कहाँ है? वो है आपकी जादूगुड़ा में। कहाँ है? जादूगुड़ा में। देख सकते हो आप, ये सोल्जर जीडी का पेपर है। लेंस दूसरा है, कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये जो राज्य है आपका कर्नाटका में होता है भाई। कहाँ होता है? कर्नाटक में। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहते हैं, ये जो आपके रहते हैं मेघालय में। कहाँ रहते हैं? मेघालय में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। लाल बहादुर शास्त्री शासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी मसूरी में। यहाँ जो होती है आईएएस की ट्रेनिंग होती है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है ना। जैसे आपका ये पेपर आया था, पेपर का लेवल देख रहे हो, एक आईएएस से कम नहीं था तुम्हारे लिए। तो क्या चाहते हैं इंडियन आर्मी वाले? उनको तो सिर्फ तब पहली बार ये है पैटर्न इस तरह चेंज कर दिया, बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनाया। भूमध्य रेखा डिग्री माध्यम पर होती है, वो 0 डिग्री पर होती है। कितने? 0। अब देखो, ये मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ जो इंडियन आर्मी के पेपर में हुई है। यहाँ 1853 है, यहाँ 1893। माना कि इंग्लिश वाला बिल्कुल सही है, पर अब विद्यार्थी हिंदी मीडियम वाला तो हिंदी में पढ़ेगा ना। तो इसका वैसे सही आंसर था स्वामी विवेकानंद। क्या था? स्वामी विवेकानंद। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है, वो भरी हुई हवा कहलाती है। क्या कहलाती है? भरी हुई हवा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा है? तो वो कौशल राज्य है। कौन सा राज्य है? कौशल। निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की प्रमुख जनजाति जो है वो कौन सी है? तो वो जनजाति है आपकी गडडी। ये गडडी। आगे मैं बात करूं, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? तो वो है सिंडिकेट बैंक। कौन सा बैंक है? सिंडिकेट बैंक। मणिबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है आपका चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी सिंचाई नहर है भाई, इंदिरा गांधी नहर। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? वो थी आपकी रजिया। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6। आगे बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस का पहला क्वेश्चन था कि मुंह के पीएच का मान कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है, वो होता है 5.5। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र होता है जो C12H22O11 होता है। जो तांबे का गलनांक होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है 1085। कितना होता है? 1085। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि के जनक किसे माना जाता है? कृत्रिम बुद्धि के जनक जो है जॉन मैककार्थी को माना जाता है। कोरोनोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कोरोनोग्राफ का जो प्रयोग है सूर्य के कोरोना का अवकलन करने और तस्वीर खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की है। ठीक है। हर्ट्ज की इकाई आवृत्ति। क्या वायु गति शास्त्र को क्या समझते हैं? तो वायु गति शास्त्र जो होती है वो होती है आपकी हवा या गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया था आपका कोल्ट ने। किसने किया था? कोल्ट ने। निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र, ये गणना यंत्र जो था अबेकस था, तथा अबेकस। निम्न इनमें से कौन सा रक्त संचार सहायक है? वो है आपका सफेद रक्त कोशिका, व्हाइट। कौन सी है? सफेद रक्त। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक में खून बहने लगता है? तो वहां जो होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, निम्न वायुमंडलीय क्या होता है? दाब होता है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान का अध्ययन प्लांट लाइफ में किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्लांट लाइफ।
टेरियल दूरी मापने की सही इकाई कौन सी है? तो वो है आपकी लाइट ईयर। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होती है रेड लाइट, कौन सी होती है? रेड लाइट। प्राथमिक ईंधन कौन सा है? कोयला है भाई, कोयला है। प्राथमिक ईंधन कौन सा है? कोयला है। आगे बात कर लेते हैं हम। आपको दिया गया है कि अ मोटर बोट टेक 2 आवर टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर। मतलब कि आपकी एक जो मोटर बोट है वो एक पानी में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और उसकी डिस्टेंस दे रखी है 9 किलोमीटर और वो टाइम लगाता है 2 आवर। सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए अगेंस्ट द करंट, मतलब अगर आपकी करंट नीचे को बह रही है तो आपकी बोट ऊपर को जाएगी, तो वहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखा है 9 किलोमीटर और टाइम आपका लगा रहा है वो 6 आवर। तो आपको गिवन क्या क्या है पहले आप वो लिख लीजिए कि जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको 9 किलोमीटर। सेम डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस भी आपको दे रखी है 9 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम जब वो टाइम लगाता है, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम ये लगा रहा है 2 आवर, और अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो आपको लगा रहा है 6 आवर। तो आप यहाँ से अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी? अपस्ट्रीम की डिस्टेंस डिवाइड बाय अपस्ट्रीम की टाइम, दैट मीन्स 9/6। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। सिमिलरली आप अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं तो वो कितनी आ जाएगी? 9/2, दैट मीन्स 4.5। अब आपको पता है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ बोट, एक तो बोट की स्पीड और दूसरी आपको करनी है वाटर की स्पीड या करंट की स्पीड। तो बोट की स्पीड का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2, और वाटर का होता है अप स्ट्रीम डिस्टेंस स्पीड माइनस डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय, ठीक है। तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी? 1.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 6 डिवाइड बाय 2, ये आ गई आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। और वाटर की कितनी हो जाएगी? 4.5 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स ये आ जाएगी 3/2 और यानी 1.5। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी वाला। So next move to second question. A person sells 400 mangoes at the cost of 320 mangoes. ठीक है, what is his profit percent? तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में गलत दे रखा है कि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन था कि उसको कितना घाटा होगा। ठीक है, आपको बोला है कि उसने 400 मैंगोज का जो आपको सीपी दिया है वो बराबर किसका है? 320 मैंगोज का, सॉरी 400 मैंगोज का एसपी जो दिया है वो दिया आपको 320 मैंगोज का सीपी। आपको पता है सीपी अगर ज़्यादा हो एसपी कम हो तो आपको लॉस होता है, तो इस केस में आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब मान लीजिए कि लेट सीपी ऑफ 1 मैंगो, एक मैंगो का सीपी हमने मान लिया 1 रुपये, तो सीपी ऑफ 320 मैंगोज, 320 मैंगोज का कितना हो जाएगा? 320 रुपीज़। और अगर मैं 400 मैंगोज का सीपी लूँ तो वो कितना हो जाएगा? 400 रुपीज़। ठीक है, अब उसने कहा कि जो एसपी है किसका? 400 मैंगोज का, वो आपके बराबर किसका है? 320 के मैंगोज का सीपी का। यानी सीपी ऑफ 320 मैंगोज कितना है? 320 रुपीज़। यानी 400 मैंगो जो उसने बेचे वो कितने रुपए में बेचे? 320 रुपये। तो यानी अगर वो एक मैंगो का एसपी निकाले तो वो कितना आ जाएगा? 320 डिवाइड बाई 400। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा? 8/10, दैट मीन्स 0.8 रुपीज़। अब आप देखिए कि जो आपका सीपी था वो 1 रुपये था और जो आपका एसपी है क्या वो है? 0.8 रुपीज़। यानी आपका सीपी बड़ा है, एसपी क्या है? छोटा, तो उसको क्या हो रहा है? लॉस। तो लॉस कितने का हो रहा है उसको? 1 माइनस 0.8, दैट मीन्स 0.2 रुपीज़ का उसको लॉस हो रहा है। अब आपको यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 0.2 अपॉन, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको हर केस में सीपी से रिलेट करना है। तो सीपी, एक मैंगो का सीपी कितना है? 1 इंटू 100%। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20%। इसका आंसर आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन, दैट इज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज डैश। तो आपको पता है रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी अपॉन
जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं वो आपके कहलाते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे 2 हो गया या 3 हो गया या 4, कोई भी नंबर है ये आपके रेशनल नंबर। और इरेशनल जो जो जिनकी एक वैल्यू नहीं आती है, एक्यूरेट नहीं आती, जो आपके पॉइंट के बाद आगे चलते रहते हैं। मान लीजिए √2 जिसकी वैल्यू आती है 1.414, आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अगर हम इनका रेशनल प्रोडक्ट निकालें तो एक रेशनल नंबर मैंने मान लिया आपका 2, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर मान लिया मैंने आपका √2। तो आप 2 इंटू √2 करेंगे तो ये भी हमेशा क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर आएगा। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द 30% ऑफ 1500 प्लस 600। तो आपने क्या करना है, 30% का मीन्स क्या हो गया, 30 अपॉन 100। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। 1500 प्लस 600 आपका हो जाएगा 2100। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 0 कट गया। 30 इंटू 21 दैट मीन्स 630। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल। आपको पता है एक ट्रायंगल जो होता है उसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, 3 साइड्स जो हैं उन सब का सम क्या कहलाता है, उसका पैरामीटर। तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू, हम ये भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 3 ही साइड होती हैं, या सम ऑफ ऑल 3 साइड्स आप बोल सकते हैं। अब आपको दिया है कि जो साइड्स हैं वो रेशियो में दे रखी हैं। साइड्स का रेशियो दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है, 12:13:15। ठीक है, तो मैं इनको रेशियो के टर्म्स में ना मानकर किसी एक कांस्टेंट की नंबर में के टर्म्स में ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक साइड ले ली 12x, दूसरी साइड ले ली 13x और तीसरी साइड ले ली 15x। ठीक है, तो आपकी ये 3 साइड थी, 12x, दूसरी साइड 13x और तीसरी साइड 15x। ठीक है, तो इन सब का सम किसके बराबर होगा, उसके पैरामीटर के बराबर। तो सम कर लीजिए 12x प्लस 13x प्लस 15x, इन सब का सम किसके बराबर है, पैरामीटर। दैट मीन्स पैरामीटर आपका कितना है, 600। तो आप इनका सम कर दीजिए, 13 प्लस 12 दैट मीन्स 25 प्लस x प्लस 15x बराबर 600। ये आप ऐड करेंगे 40x बराबर 600, x बराबर कितना आ जाएगा, 600 डिवाइड बाई 40 दैट मीन्स 15। x की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से 13x, 12x और 15x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 12x यानी 12 इंटू 15 दैट मीन्स 180 मीटर। 13x 13 इंटू 15 दैट मीन्स 195 मीटर। और 15x दैट मीन्स 15 इंटू 15 225 मीटर। तो इसका आंसर अच्छा 225 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसमें 225 होना चाहिए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड अराइज बी अरेंज्ड। कि कितने तरीके से हम अराइज वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। तो अराइज वर्ड में देखो सारे लेटर्स क्या हैं, अलग हैं। अगर आपने कहीं ये पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन रिलेटेड है कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लेटर्स आपके क्या हैं, अलग अलग अराइज। तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स। ठीक है, तो आप कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जितने लेटर्स आपके पास होते हैं आप उसका क्या निकाल दीजिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं होता कि 5 से नीचे जितने भी आपके नंबर्स होंगे उन सब का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन निकाल दीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 120। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या है। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपको एक नंबर दे रखा है 5, देन 25, देन 125। इन सब में एक कॉमन है कि इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 5। तो आइदर ये आपके 5 से डिविजल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि 5 से 25 किस टाइम्स ले सकते हैं आप, इंटू 5। 25 से 125 कितने टाइम्स होता है, 5 टाइम्स। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा 125 इंटू 5 दैट मीन्स 25। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा गलत दे रखा था। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में किसी काम को करता है। ठीक है, 10 डेज।
आपको बोल रहा है बी जो है वो कितने दिन में काम करता है, इसका 15 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, बी 15 डेज, एक्चुअल क्वेश्चन कुछ और था। ठीक है, और आपको ये बोला गया था कि अगर ये ऑल्टरनेट डेज में करते हैं, ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन कौन करेगा, ए करेगा, इस तरीके से लगातार चलते आ रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, यानी ये ए के टोटल दिन हो रहे हैं। तो अगर मैं 1 डे वर्क लिखूं, 1 डे वर्क ऑफ ए के एक दिन का काम मैं लिखूं तो वो कितना होगा, 1/10 वर्क। अगर मैं यहाँ से 1 डे वर्क ऑफ बी लिखूं वो कितना हो जाएगा, 1/15, यानी एक ए जो है वो एक दिन में 1/10 काम कर रहा है, और जो बी है वो एक दिन में 1/15 काम कर रहा है। आपको पता है कि पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो अब ए का काम कितना होगा, 1/10, बी का काम कितना होगा, 1/15। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 30, 10 3 ज़ा 30, यानी 1 × 3 प्लस 1 × 15 2 ज़ा 30, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 30, दैट मीन्स 5/30। तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया 1/6। अब ये कितने दिन का काम होगा, देखो ये ए का काम था, ये बी का काम था, दोनों ऑल्टरनेट डेज में कर रहे हैं, ये इसका एक दिन का काम है, ये भी इसका एक दिन का काम है, तो ये पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, 2 डेज में। तो 2 दिन में 1/6 काम हो रहा है, तो पूरा काम कितना होगा, किसी भी चीज की वैल्यू अगर कंप्लीट की मानी जाती है तो वो होती है 1। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसके आपका क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यानी आपको 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, दैट मीन्स आपका पूरा काम करने में कितना दिन लगेंगे, 12 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 7 बॉयज इज 20 ईयर्स, कि 7 बॉयज हैं, उनका एवरेज एज दे रखा है 20 ईयर्स, और जो पहले जो 6 बच्चे हैं, लड़के हैं, उनका जो एवरेज दे रखा है वो 19 1/2 दे रखा है। आपको 7th बॉय का क्या निकालना है, ए निकालना है। तो हमें दिया है एवरेज ऑफ 7 बॉयज, 7 बॉयज का एवरेज दे रखा है 20, तो यानी अगर आप यहाँ से सम निकालें, सम ऑफ 7 बॉयज की, उन सब 7 बॉयज का सम कितना होगा, उनकी एज का, सम ऑफ 7 बॉयज एज, तो वो कितना हो जाएगा, 20 × 7, दैट मीन्स 140। ठीक है, अब आप उसने आपको एक और चीज दे रखा है कि एवरेज ऑफ 6 बॉयज, 6 बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है, 19 1/2 ईयर्स, दैट मीन्स 39/2 ईयर्स। तो अगर आप यहाँ से सम ऑफ 6 बॉयज एज निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 39/2 × 6, 2 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 9 = 27, 3 3 = 9 और 2 11, तो ये कितना आ गया, 117 ईयर्स। यानी ये 7 बॉयज के एज का सम है और ये आपके 6 बॉयज का एज का सम है। तो 6 में से अगर 7 थे आपके बॉयज का सम और ये 6 बॉयज का, तो एक ही बॉयज बचा। तो आपका जो उसने 7th बॉय का एज पूछा है, तो द एज ऑफ 7th बॉय, 7th बॉय का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, 140 - 117, दैट मीन्स 23 ईयर्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, अगर कोई एक इवेंट घटना नहीं घट रही तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब कोई चीज काम हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, मतलब कोई भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। अब कोई भी चीज नहीं हो रही है, ना होने की, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A batsman in his 12th inning makes a score of 63 रन, मतलब अपनी 12वीं पारी में वो 63 रन बना रहा है, एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2, और अपना जो एवरेज स्कोर है उसको उसने कितना बढ़ा दिया, 2। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया है व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, 12th इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना होगा। तो मान लीजिए लेट कि द सम ऑफ ऑल रन्स आफ्टर 11th इनिंग्स, आफ्टर 11th इनिंग्स के बाद जो सम, नहीं एवरेज मान लीजिए, इसको एवरेज कितना मान लिया मैंने, x, तो सम जो आएगा, सम कितना होगा 11x, क्योंकि 11 पारी खेली उसने तो कितनी आ जाएगी 11x। अब उसने बोला है कि जो उसके 12th इनिंग है, 12th इनिंग्स में
जो वो रन बना रहा है, रन कितने बना रहा है 63। अब उसका जो एवरेज है 12th वाला वो कितना बढ़ जा रहा है 2, यानी पहले एवरेज x था वो अब कितना हो गया 2 बढ़ गया। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दे रखा है कि पहले 11x रन थे, अब उसने 63 रन और बनाए, अब ये कितनी बारियां हो गई 12 बारी, यानी ये जो एवरेज आया ये एवरेज किसके बराबर आ गया x + 2 के बराबर। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। 12 × x + 2 इज इक्वल टू 1 × 11x + 63। तो कैलकुलेट करेंगे तो 12x + 24 इक्वल टू 11x + 63। x वाला टर्म्स एक साइड और नंबर वाला टर्म्स एक साइड, तो ये हो जाएगा x बराबर 93। तो आपका कितने रन बनाया उसने 39, उसका क्या आ जाएगा एवरेज आफ्टर 12th इनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28, देन द सम ऑफ टू नंबर्स विल बी। मान लीजिए हमने दो नंबर ले लिए, एक ले लिया x, दूसरा ले लिया y, और ये इस तरीके से ले रखा है कि x जो है वो हमेशा y से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि डिफरेंस यानी x - y वो कितना दे रखा है आपको 2, एक इक्वेशन इसको मान लीजिए। दूसरा उसने बोला द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस यानी एक x का स्क्वायर और जो y का स्क्वायर है, डिफरेंस यानी इनका माइनस, वो आपको कितना दे दिया 28। आपको फॉर्मूला पता होगा कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b, ये आपको कितना दे दिया 28। आपको प्लस की वैल्यू निकालनी है और माइनस की वैल्यू आपको कितनी दे दी 2 बराबर 28। तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 / 2, दैट मीन्स आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल, पॉलीगन में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने दे रखे हैं 44। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि n - 3 / 2 = 44। ये आपके किसी भी पॉलीगन्स पे क्या होगा अप्लाई होगा। तो n आपने निकालना है जो उसकी साइड्स हैं, n - 3 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 88। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, n × n दैट इज n² - 3n = 88। तो आप इससे फैक्टराइज करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर आप इसका एक और तरीका है कि आपने ये इक्वेशन रखी, अब आप इसमें एक एक करके n की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर मैं इसको 13 पुट करती हूँ, 13 और 13 - 3 दैट मीन्स 10 / 2, 2 5 = 10, ये कितना आ रहा है 65। हमें पॉलीगन्स कितने दे रखे हैं 44, ये इस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अगर आप 10 लेते हैं, 10 × 10 - 3 यानी 7 / 2, 2 5 = 10, ये 35 आ रहा है, ये भी इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप 11 लेते हैं तो 11 × 11 - 3 दैट इज 8 / 2, 2 4 = 8 दैट मीन्स 44। आपको डायगोनल्स कितने मिल रहे हैं 44, तो इसका सिंपली आंसर कितना हो जाएगा 11, और वरना आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। आपको देखो एक सीरीज दी गई है, उसमें बोला गया है कि नंबर है एक 31, देन 7, देन 25, देन 13, देन 19, फिर 19 और देन 13। तो आप एक तरीके से देखिए कि इस सीरीज में क्या हो रहा है। इस सीरीज में अगर मैं यहाँ पे रिलेशन देखूं तो 31 में से 7 यानी माइनस हो रहा है 24 का। यहाँ से मैं यहाँ देखूं तो यहाँ प्लस हो रहा है, दैट मीन्स 18 का। अगर आप इसमें जाते हैं फिर माइनस हो रहा है, तो माइनस कितना हो रहा है 12 का। आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दैट मीन्स प्लस हो रहा है 6 का। यहाँ से यहाँ जाएंगे माइनस हो रहा है, 19 से 19 आ गया यानी 0, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। यहाँ करते हैं तो 19 में से 13 आ रहा है, यानी आपका क्या आ रहा है माइनस। ठीक है, तो अगर आप इन सब को देखें, इन सब चीज में एक चीज कॉमन आ रही है, एक तो अल्टरनेट में प्लस माइनस हो रहे हैं, और दूसरा ये सब के सब में डिफरेंस, जो यहाँ 24 था यहाँ 18 था, तो 24 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 6। सिमिलरली 8 और 12 का डिफरेंस कितना आ रहा है 6। 12 और 6 के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 6। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है 6, और 0 और 6 के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 6। तो अब आपने यहाँ पे 6 माइनस किया है, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे आप
प्लस है और ये माइनस था, तो अब आपने यहाँ क्या करना है -6, तो 13 - 6 दैट मीन्स 7, तो ये आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1589 मिलीग्राम इनटू ग्राम। तो ये मिलीग्राम है और आपको चेंज करना है ग्राम में, ठीक है। तो मिलीग्राम स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई और ग्राम उससे क्या हो गई, बड़ी यूनिट हो गई, तो ये ग्रेटर यूनिट है, ठीक है। जब भी आप स्मॉलेस्ट से ग्रेटर में चेंज करते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, और यहाँ पे आप कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 1589 अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके, देखिए 3 प्लेस बाद 3 जीरोज हैं, तो आप इसमें 3 प्लेस बाद क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.589 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इज कोडेड एज वुमेन। मैन को वुमेन कोड किया गया है, वुमेन को गर्ल बताया गया है, गर्ल इज कोडेड एज वर्कर। ये क्वेश्चन प्रिंट में थोड़ा गड़बड़ हो रखी है, ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया था कि मैन इज कोडेड एज वुमेन, ठीक है, वुमेन इज कोडेड एज गर्ल, यहां तक तो सही है। फिर उसके बाद था कि गर्ल इज कोडेड एज बॉय, देन बॉय इज कोडेड एज वर्कर, ठीक है। और आपको यहाँ पे निकालना है कि 6 ईयर ओल्ड फीमेल को क्या कोड करेंगे। अब आपको पता है 6 साल की जो होगी फीमेल वो एक लड़की होगी, तो आपको यानी ये क्या दे रखा है, 6 ईयर ओल्ड गर्ल का कोड बताना है, तो गर्ल का कोड क्या था, बॉय, तो इसका आंसर आपका सिमिलर क्या हो जाएगा, बॉय। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। आपने इसमें से ऑड निकालना है, तो आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे कि 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। एक तो ये सारे ऑड नंबर हैं, ठीक है। अगर ऑड नंबर के टर्म्स में देखें तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ इन नंबर्स में से कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपके ऐसे नंबर है प्राइम नंबर जिनके और फैक्टर्स नहीं हो सकते। जैसे 3 का सिर्फ फैक्टर होता है 1 और 3, 5 के फैक्टर होंगे 1 और 5, 7 का फैक्टर होगा 1 और 7, लेकिन 9 के फैक्टर होते हैं, 1 भी होता है, 3 भी होता है, 9 भी होता है, यानी इसका एक और फैक्टर आ रहा है 3। 11 का कोई फैक्टर नहीं होता है, 1 और 11 ही होता है, तो यानी आपका ऑड नंबर यहाँ पे कौन हो गया, 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, एक जेंटलमैन की तरफ इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, कि उसका जो इकलौता जो भाई है वो पिता है मेरे डॉटर के पिता के, तो यानी दिनेश है, उसकी ये क्या है, डॉटर है, ठीक है। तो डॉटर के जो फादर होंगे यानी वो दिनेश खुद है, और दिनेश के जो फादर होंगे यानी यहाँ पे क्या होंगे, फादर ऑफ दिनेश, ठीक है। ये इकलौते भाई हैं किसके, उस जेंटलमैन के। तो आपको ये रिलेशन बताना है कि ये जेंटलमैन दिनेश के क्या हो गए, अब फादर के भाई यानी वो क्या हो गए, उनके अंकल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज अंकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 7 AM। अब आपको घड़ी तो पता ही है कि इस तरीके से ये 12 है, ये 3, यहाँ 1 2 और यहाँ हम 7 और 8 बना सकते हैं। तो उसने कहा एक वो 7 बजे सुबह का एक टाइम दिखा रही है, उसके बाद वो टाइम दिखा रही है 1 बजे का, तो अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को मिला दें तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको पता है कि स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए था, 180। लास्ट क्वेश्चन, चूज द नंबर पेयर या ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो देखिए इन सब में क्या आ रहा है, 6 का मल्टीपल आ रहा है, ये 6 6 36, ठीक है। ये 5 का मल्टीपल है, 5 3 15, तो ये 2 का मल्टीपल है 16, और ये 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, 4 का कोई भी मल्टीपल 42 नहीं होता, तो इसमें ऑड नंबर क्या हो गया। थैंक यू।